गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है? पिछली क्लास में हम लोग लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। 1828 से 33 तक वो गवर्नर जनरल रहा और उसके बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। इसके लास्ट में अगर हम देखें तो 1833 का चार्टर एक्ट, इसकी बातें हमने कल की थी। इसमें कुछ पॉइंट्स थे कि बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है। कंपनी का अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अंग्रेजों को इस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस भारत बसने व्यापार करने की अनुमति मिल गई। व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिए गए और गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा मेंबर ऐड किया गया, लॉ मेंबर। लेकिन वो बैठक में भाग ले सकता था, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता था। ठीक है। और योग्यता को ही सेवा का आधार माना गया, लेकिन ये शुरू नहीं हो पाया। ठीक है। एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना इसमें, विधि आयोग की, कल क्योंकि टाइम नहीं था आज उसको कंप्लीट कर देते हैं। विधि आयोग का गठन 1834, लॉर्ड मैकाले। तो एक विधि आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। विधि मतलब लॉ, कानून से रिलेटेड। विधि मतलब कानून से रिलेटेड। और इसमें 4 सदस्य थे और लॉर्ड मैकाले। यहीं से चीजें बदलनी शुरू हो गई। जो शिक्षा नीति है, अंग्रेजी का माध्यम, ये लॉर्ड मैकाले ही शुरू किया है। इसने मतलब प्रस्ताव रखा था कि उच्च शिक्षा जो है वो इंग्लिश वगैरह में की जाए और यहाँ की संस्कृति को खत्म कर दो। तो ये एक पॉइंट था विधि आयोग का। ठीक है। इसी में एक और पॉइंट किया गया था, दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित, लेकिन खत्म 1843 में किया गया। देखो, 2 पॉइंट है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले दास प्रथा पे रोक लगाने के लिए जो प्रस्ताव पारित हुआ वो किसमें हुआ, तो 1833 के चार्टर एक्ट में हुआ। मतलब इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, लेकिन ये अभी कंप्लीट खत्म नहीं हुआ था। 1833 के चार्टर कंप्लीट खत्म कब होगा? 1843 में। तो 1800, अगर कहेगा कि दास प्रथा का अंत कब हुआ, दास प्रथा का अंत, तो वो 1843 में हुआ। लेकिन गैर कानूनी कब बना दिया गया, तो वो आपको 1833 के चार्टर में ही बना दिया गया। ये कुछ बातें थी जो आपके पिछले चार्टर एक्ट की थी। ठीक है। 1833। अब जानते हो कि एक और आएगा चार्टर एक्ट 1853 का, है ना, वो लास्ट चार्टर एक्ट होगा। तो उसको हम देखेंगे वो किसके समय में आएगा। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं कि इसके बाद कौन आया। तो अब देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग की। अब लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 33 तक गवर्नर जनरल रहा है बंगाल का। और फिर 33 से 35, 2 साल
क्या बन गया ये? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो अब हम लोग भारत के गवर्नर जनरल की बात करेंगे, जो भी आएगा। ठीक है, क्रम पहले ही हमने बता रखा है। फिर आगे चल करके वायसराय आएंगे। चलिए देखते हैं कौन आया। तो अगला आता है लॉर्ड मेटकाफ। लॉर्ड मेटकाफ 1835 से 1836। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। यही एक पॉइंट जो इसके लिए याद रखना है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? लॉर्ड मेटकाफ को, क्योंकि इसने जो भी प्रतिबंध थे वो सब हटा लिए। प्रेस के ऊपर जो भी प्रतिबंध लगे थे वो सब इसने हटा लिए। इसलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, ये सीधा क्वेश्चन बनता है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? आंसर है लॉर्ड मेटकाफ। एक ही पॉइंट जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला आएगा लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842। लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड आएगा। इसके समय में क्या हुआ? अफगानियों के साथ युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। ठीक है, बता सकते हो कि इस समय कौन राजा है पंजाब के? इस समय पंजाब के राजा कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह। क्योंकि 1839 में उनकी मृत्यु हुई है ना, तो इस समय महाराजा रणजीत सिंह थे। और अफगानी कौन था? शाह सुजा, जिसने कोहिनूर हीरा दिया था रणजीत सिंह को। तो जो अफगानियों के साथ युद्ध हुआ था, इसमें शाह सुजा था, और एक तरफ रणजीत सिंह थे, और एक तरफ अंग्रेज था। तो इन तीनों के बीच एक संधि हो गई थी इसके बाद। और महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई थी इसी युद्ध के बाद, आंग्ल अफगान युद्ध। 1839 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 किसके समय हुआ? लॉर्ड ऑकलैंड के हुआ। ठीक है। शेर शाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड कर दिया। शेर शाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड कर दिया, जिसको आज भी हम लोग ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। ठीक है। ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा किसके समय में शेरशाह सूरी मार्ग को जीटी रोड बोला गया। तो आंसर है लॉर्ड ऑकलैंड के समय में इसको जीटी रोड कर दिया गया। तो मैटकाफ जो है वो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता है। ऑकलैंड जो है वो शेरशाह सूरी मार्ग को जीटी रोड बनाने वाला, और आंग्ल अफगान युद्ध। ठीक है, अब आते हैं लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो 1842 से 1844। 1842 से 1844। लॉर्ड एलन बरो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर बताएं, सिंध का विलय 1843। दास प्रथा का अंत 1843।
ठीक है। एलन बरो के लिए 2 पॉइंट याद रखिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये। 2 ही पॉइंट है लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट। पहला क्या, सिंध का विलय 1843 में किसके समय में हुआ? एलन बरो। और दास प्रथा का अंत 1843 से। देखो अभी हमने बात किया स्टूडेंट की, दास प्रथा का जो प्रावधान रखा गया हटाने का, वो 1833 के चार्टर में रखा गया। लेकिन पूरी तरह से जो हटाया गया वो कब हटाया गया? तो एलन बरो के समय हटाया गया, 1843 में। दास प्रथा क्या था? हम बहुत पहले से बताते चले आ रहे हैं। अगर आप मुगल काल का भी पढ़े होंगे तो दास बनाने का सब चल रहा था। इवन अलाउद्दीन खिलजी का एक दास था, उससे पहले पूरा गुलाम वंश ही था। ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक और बहुत सारे थे। अगर हम लोग जाए फिरोज शाह तुगलक में, तो करीब करीब 1,80,000 गुलाम थे उसके पास। तो अब ये जो चीजें हैं, इसने ये इस पे रोक लगा दी, दास प्रथा का बंद। अब कोई दास वास खरीदना वरना ये सब नहीं। देखो निर्यात और व्यापार तो पहले ही बंद हो गया था, अभी पीछे जो एक गवर्नर बताए हैं उसमें वो बंद हो गया है। अब इसने पूरी तरह से उसको खत्म कर दिया है। तो दास प्रथा का अंत आपको ध्यान रखना है कि दास प्रथा का अंत कब हुआ। ये 2 ही पॉइंट जो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से 1848। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। ठीक है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 45 से 46 एवं लाहौर की संधि। नरबली पर रोक, बालिका शिशु वध पर रोक। बालिका शिशु वध पर रोक। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। आंग्ल सिख युद्ध। देखिए, अब समय देखो जरा, आंग्ल सिख युद्ध का, अंग्रेजों और सिखों का 1845-46। महाराजा रणजीत सिंह मर चुके हैं। जब तक महाराजा रणजीत सिंह थे तब तक तो इन लोग को उतना हिम्मत नहीं पड़ा कि पंजाब की तरफ उस तरह से देखें। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई है और इस समय दिलीप सिंह वगैरह बने हैं राजा, तो मतलब गद्दी पर अभी दिलीप सिंह है, तो इनके समय में युद्ध हुआ है। और यहाँ पर ये कह सकते हो कि सिखों की पराजय हुई है और उनको लाहौर की संधि करनी पड़ी है। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों का इसमें विजय है, अंग्रेज इसमें जीते हैं। और आगे चल करके जो पंजाब है वो अंग्रेजों की कंपनी में मिला लिया जाएगा। अभी नहीं, लेकिन आगे चल करके जो पंजाब का क्षेत्र है वो पूरा कंपनी अपने हाथ में ले लेगी। जब तक रणजीत सिंह थे तब तक कुछ नहीं हुआ, तब तक तो पंजाब अपना बना रहा। लेकिन जब रणजीत सिंह मरे हैं उसके बाद चीजें गड़बड़ा गई। और ये केवल इनकी वजह से नहीं हुआ, इनके अंदर भी फूट पड़ी थी। सिखों के जो राजा भी थे उनके आपस में भी फूट चल रही थी, जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया, है ना। तो ये 2 पॉइंट जो आपके लिए हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग कहेंगे कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सर दूसरा आंग्ल युद्ध होगा ना? अरे आंग्ल किसका? आंग्ल तो सबके साथ है, आंग्ल मराठा, आंग्ल मैसूर, आंग्ल सिख। सिख वाला होगा, आंग्ल वाला दूसरा जो सिख होगा वो भी होगा अभी। ठीक है, उसके बाद मिला लिया जाएगा। अभी आंग्ल सिख युद्ध होगा दूसरा, और इस युद्ध के बाद वो मिला लेंगे जब सेकेंड वाला होगा।
ठीक है। लॉर्ड डलहौजी को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, इसके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और इसके बारे में आप लोगों ने सुन भी रखा है जहां तक हमें लगता है। सुने हो ना लॉर्ड डलहौजी? कुछ कह रहे नहीं सुने, कुछ कह रहे सुन रहे। अब जो नहीं सुने तो क्यों नहीं सुने, आई डोंट नो। अरे भैया, लॉर्ड डलहौजी राज्य हड़प की नीति और जिसकी वजह से झांसी को लिया गया है, तुमको अगर इतना भी नहीं पता है तो क्या मतलब है? झांसी नहीं लिया गया, सतारा लिया गया, जैतपुर, संबलपुर, ठीक है, जोधपुर, कई सारे राज्यों को मिला लिया इसने राज्य हड़प नीति से। चलिए देखते हैं इसमें आगे। तो सबसे पहला पॉइंट, पहले तो ये समझ लो, वास्तविक नाम। अरे जितना डिटेल में हम लोग को हिंदू राजाओं को नहीं पढ़ना, उससे ज्यादा डिटेल में इन लोगों को पढ़ना है। ये किस्मत हमारी अच्छी है या खराब है हमको नहीं समझ में आता, लेकिन जितना डिटेल में हम इनको पढ़ते हैं, एक एक चीज पढ़ानी पड़ती है, हर चीज, उतना तो हिंदू राजा के लिए पढ़ाना ही नहीं होता। जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे। तो लॉर्ड डलहौजी जो है, ये है, इसका वास्तविक नाम है जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, तो आपको ये लिखना है कि इसका वास्तविक नाम भी पूछा जा चुका है। और ये बहुत बुजुर्ग नहीं था, ये जो डलहौजी आया था, ये बहुत यंग, मतलब ये समझ लो कि ये बना कब है, 1848 में ना, और इसका जन्म करीब हुआ है 1812 में। तो 1812 में इसका जन्म हुआ है और 48 में ये बन के आ गया है। तो अब आप अंदाजा लगा लो कि कितने कम उम्र में ये मतलब भारत का गवर्नर जनरल बन गया है। तो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध जो है वो इसके समय में हुआ है 1848 से 49। देखो, प्रथम जो हुआ है वो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के उसमें हुआ है, दूसरा जो हुआ है वो डलहौजी के समय हुआ है। और इसी के बाद पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय। तो दूसरा युद्ध जो हुआ ये डलहौजी के समय, और इसी के समय पंजाब को भी मिला लिया गया, ठीक है, इसने पंजाब को मिला लिया। एक और बात इसके लिए याद रखनी है, द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1851 से 1852। आपको पता है ना कि अंग्रेजों के समय बर्मा अपने अधिकार में था, हमारे भारत के साथ था ये। फिर जब आगे चल करके बर्मा को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, ठीक है।
बट इस समय जब अंग्रेज थे तो इन लोगों ने इसको अपने अधिकार में ले लिया था। ठीक है, तो कंपनी के अधिकार में चला गया था बर्मा, वो डलहौजी के समय ही। और आगे चल करके फिर काफी समय बाद बर्मा को छोड़ दिया जाएगा, जिससे वो अलग बन जाएगा। हाँ, 1935 का एक आएगा अधिनियम। ठीक है, 1935 में। उस 1935 के तहत बर्मा को अलग कर दिया जाएगा। तब तक बर्मा साथ में रहता है। तो ये इसी समय डलहौजी के समय से वो साथ में आ जाएगा। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। 1853 में बंबई से थाने के बीच प्रथम रेल चली। 1853 में बर्मा को ही म्यांमार कहते हैं। हाँ, पहले बर्मा नाम था, अब म्यांमार कहा जाता है। ठीक है, 1853 में बंबई से थाने के बीच प्रथम रेल चली। आई होप कि ये सबको पता है। ठीक है, देखो डेट भी लिख दिया, 16 अप्रैल 1853। वेरी गुड, इसका मतलब मालूम। ठीक है, सही है, 16 अप्रैल 1853, है ना। ज्यादातर वो ईयर ही पूछता है, लेकिन आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। 16 अप्रैल 1853। ठीक है। और लगभग दूरी थी 34 किलोमीटर के आसपास। 32 नहीं, 34 के आसपास की। ठीक है, तो बंबई से थाने जो था वो 34 किलोमीटर के आसपास था। और इस ट्रेन का नाम जो था वो था ब्लैक ब्यूटी। तो जो ट्रेन रखी गई थी, ब्लैक ब्यूटी। तो अब इतना पूछता नहीं है, जितना जरूरी है उतना रखो। अब पूरा कहानी नहीं पूछी जाती, बस इतना ध्यान रख लो कि पहली ट्रेन कब चली थी। 1853 में। ठीक है, और बंबई से थाने चली थी, 34 किलोमीटर की दूरी। अच्छा, एक और वैसे तो एसएससी वगैरह में इस तरह का क्वेश्चन नहीं किया गया, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं कि वो कंपनी कौन सी थी जिसने चलाया था। ये एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया था, जो कंपनी की तरफ से थी, और उसने उस ट्रेन को चलवाया था। उसका नाम जान लीजिए, कभी पूछ लिया तो ठीक है, वैसे ये अभी तक पूछा नहीं गया है। ये पीसीएस वगैरह में पूछा जा चुका है। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी। तो इस कंपनी द्वारा ये चलाया गया। ठीक है, तो अगर याद रखना चाहते हैं तो याद कर लेना, बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन अगर याद भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी द्वारा 1853 में बंबई से 16 अप्रैल 1853 में, डेट लिखना चाहो तो लिख लेना, 16 अप्रैल 1853 में बंबई से थाने के बीच ये पहली रेल चली। ठीक है, चलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा जरूर। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखते हैं। नेक्स्ट, 1854 में डाकघर अधिनियम पारित किया गया। डाक टिकटों की शुरुआत करी गई। डाक टिकटों की शुरुआत की गई, तो याद रखिएगा डाक डाक टिकट कब शुरू हुआ। यही वो समय है जब डाक टिकट शुरू हो गया है। तो 1854 वो डेट है जब एक डाकघर अधिनियम पारित किया गया और डाक टिकट की शुरुआत कर दी गई। ये देखो, ये पूछ रहा है किसने ड्राइव किया था ट्रेन। ठीक, बताएंगे बताएंगे तुम्हें कौन ड्राइव किया था। तुम मिलना, तुम्हें अलग से बताएंगे ना। हाँ,
अच्छा, डाक टिकट ये शुरुआत हो गई थी, 2 पैसे का डाक टिकट मिलता था उस समय। जब ये शुरू किया था तो 2 पैसे का डाक टिकट था। और अगर आपको पूरे भारत में कहीं भी अपने पत्र वगैरह को भेजना है तो आप वो 2 रुपए का टिकट, 2 पैसे का टिकट लगा दीजिए। वो कहीं भी भेजा जा सकता था, भारत के एक कोने से दूसरे कोने में। तो दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि डाकघर जो अधिनियम है वो डलहौजी के समय में ही आया है, 1854 में, और डाक टिकटों की शुरुआत हो गई थी। 2 पैसे का था। अब ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लो कि डाक टिकट की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो डाक टिकट की शुरुआत हो गई। चलिए, डलहौजी द्वारा पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना। पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म जानते हो ना? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, हिंदी में क्या बोलते हैं? लोक सेवा निर्माण, ऐसे है ना? हिंदी में लोक सेवा निर्माण। हाँ, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो इसकी, और इसके तहत इसने गंगा नहर का निर्माण करवाया। अब देख लो कि क्या क्या शुरू हो रहा है डलहौजी के समय। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है कि जो आज जो भी चीजें चल रही हैं, जो भी हम फॉलो कर रहे हैं, आधे से ज्यादा तो आपका डलहौजी का ही देन। रेलवे लाइन शुरू हुई डलहौजी के समय, डाक टिकट शुरू हुआ डलहौजी के समय, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो आज भी चल रहा है वो इसी के समय का है। तो वही तो कह रहे हैं कि अंग्रेजों के समय का ही बहुत सारा चीज चलता चला आ रहा है। ठीक है, 1854 में शिक्षा सुधार, 1854 में शिक्षा सुधार के लिए वुड डिस्पैच आया। 1854 में शिक्षा सुधार के लिए वुड डिस्पैच आया। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। समझिए क्या था ये। चार्ल्स वुड एक व्यक्ति थे, चार्ल्स वुड। तो उनके द्वारा ये एक लाया गया, वुड डिस्पैच। ये शिक्षा के क्षेत्र में था। क्या था प्रावधान इसमें? तो वुड डिस्पैच में एक चीज रखी गई कि जो 3 मेन प्रेसिडेंसी हैं, और वो 3 मेन प्रेसिडेंसी कौन सी थी? एक आपका बंगाल, जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी है, एक मद्रास और एक बम्बई। तो जो 3 मेन प्रेसिडेंसी है, यहाँ पे विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। तो पहला प्रावधान आप समझ लीजिए कि वो डिस्पैच में जो मेन 3 प्रेसिडेंसी थी, उनमें एक एक विश्वविद्यालय खोलना था। कलकत्ता में विश्वविद्यालय खोलना था, बंबई में खोलना था, और मद्रास में खोलना था। पहला ये। दूसरा, जो भी प्रदेश थे या जो भी राज्य थे, हर एक जगह एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया जाएगा। जो आज भी आप देखते हो कि अब तो जिले स्तर पर भी हैं, और बाकी अगर राज्य में देखोगे तो शिक्षा मंत्री हैं उस हिसाब से। तो उन लोगों ने क्या लाया था? शिक्षा निदेशक। तो पहले तो 3 प्रेसिडेंसियों में उन्हें विश्वविद्यालय स्थापना करना है, और हर राज्य में एक शिक्षा निदेशक को रखना था। अगला, कुछ स्कूल खोलने थे, जिसको बोला गया एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल। उसका नाम था एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल। कुछ 2-3 पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्पैच के, उसको समझ लेना। सबसे पहला, 3 प्रेसिडेंसियों, बंबई, मद्रास, कलकत्ता में
विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान। प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा निदेशक एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूल जिसमें अंग्रेजी और भारतीय दोनों भाषाओं में अध्ययन। ये 3 मेन पॉइंट है आपके, ठीक है। ये 3 मेन पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लो। ये 3 मेन पॉइंट। अच्छा, आज भी आपको ये स्कूल हमें जहां तक देखने को मिलेगा कहीं कहीं एंग्लो वर्नाकुलर या फिर आंग्ल इंडियन, ऐसे भी नाम है। आंग्ल इंडियन स्कूल देखे हो कहीं अपने क्षेत्र में? नहीं देखे? बनारस में है। बनारस में जब आप काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाओगे ना, तो उससे 3-4 किलोमीटर पहले ये स्कूल पड़ेगा। आंग्ल इंडियन या एंग्लो भी नाम दिया गया है, एंग्लो। ये बहुत पहले ही स्थापित हो चुके हैं, एंग्लो वर्नाकुलर। आगे चल के एंग्लो इंडियन इस तरह से भी नाम आएगा। तो इसका मतलब ये था कि इसमें दोनों तरह की शिक्षा देना, अंग्रेजी भी और जो भारतीय भाषा है वो भी, ठीक है। चलो, इसके हानि लाभ हम कभी और डिस्कस करेंगे आपको, क्योंकि डिस्कस करने लायक है। अभी तो मैकाले का तो हमने डिस्कस ही नहीं किया ना, शिक्षा संबंधी उसने क्या किया था। उसने पूरी शिक्षा व्यवस्था को ही बर्बाद कर दिया। 1834 वाला जो लॉर्ड मैकाले, करेंगे डिस्कस उसको अलग से। तो ये एक पॉइंट आ गया आपका। शिक्षा सुधार के लिए वुड डिस्पैच आया। 3 प्रेसिडेंसी में विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान, प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा निदेशक और एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूल जिसमें कि अंग्रेजी और भारतीय दोनों भाषाओं में अध्ययन की व्यवस्था की गई। तो ये सारे पॉइंट्स आपके इसमें देखने को मिले। चलो अगला देखो जरा, इसमें क्या किया गया। अब अगला पॉइंट है वुड डिस्पैच नहीं, अलग से वुड डिस्पैच नहीं, व्यापकगत सिद्धांत लागू, राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। राज्य हड़प नीति जानते हो? देखो क्या है ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका मतलब ये था कि अगर कोई शासक या कोई राजा किसी क्षेत्र का मर जाता है और
उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मतलब उसका कोई पुत्र नहीं है जो अगला उत्तराधिकारी बन सके। तो ये डलहौजी अपनी इस नीति के तहत उसको अपने में मिला लेता था राज्य में। वो सीधा कहता था कि अगर आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो कंपनी का शासन इस पर रहेगा। अच्छा, एक और चीज इसने की थी कि आप दत्तक पुत्र नहीं ले सकते। दत्तक मतलब कि अगर आपका कोई पुत्र नहीं है तो आप किसी को गोद ले ले अगर, तो वो उसको भी नहीं मानता था। कहता था नहीं, गोद लिए हुए बेटे को हम उनका असल में उत्तराधिकारी नहीं मानते। और यही झांसी वाला केस था, क्योंकि जो रानी झांसी के पति थे गंगाधर राव की जब मृत्यु हो गई है, और गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उनका कोई बेटा नहीं था, कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने दत्तक पुत्र लिया था, पता है ना। तो रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को गोद लिया था जो असल में उनका बेटा नहीं था। लेकिन अंग्रेजों ने नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, आपका कोई वंश नहीं है और हम दत्तक पुत्र को आपका उत्तराधिकारी नहीं मानते। और इसी नियम के तहत उन्होंने झांसी को मिला लिया था अपने, जो आगे चल करके फिर रानी झांसी 1857 की क्रांति में फिर वो लड़ेंगी। तो राज्य हड़प नीति का इनका सीधा सा उद्देश्य था बस, क्या, कि गोद लिया है अगर आपने किसी को तो वो उसको निषेध मानते थे। नहीं, हमें आपको ये उत्तराधिकारी मान, या तो आपका ही खून हो, वो जो मेन राजा है वो उसी का होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह से इसने कई सारे राज्यों को अपने उसमें मिला लिया था। ठीक है, तो इसमें इस तरह से कहेंगे कि व्यपक सिद्धांत में यदि किसी राज्य का राजा मर जाता है या मर जाता था बिना पुत्र के, तो अंग्रेज कंपनी दत्तक पुत्र को स्वीकार नहीं करती थी। और उस राज्य को कंपनी के राज्य में मिला लिया जाता था। तो ये बहुत सिंपल सा क्लियर कट नियम था। या तो आपके बेटा हो जो आपका उत्तराधिकारी हो, तब तो हम छोड़ देंगे। लेकिन अगर उत्तराधिकारी नहीं है तो आप दत्तक पुत्र नहीं ले सकते। अगर दत्तक पुत्र आप लेते भी है तो हम उसको नहीं मानेंगे। ये डलहौजी का कहना था। और वो इस तरह से कई सारे राज्यों को अपने में मिला लिया। अब आपसे क्वेश्चन क्या बनता है वो समझिए। क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहला राज्य कौन सा है, या पहला वो क्षेत्र कौन सा है जिसको इसने राज्य हड़प नीति से मिलाया है। किसको मालूम है वो पहला क्षेत्र जिसको सबसे पहले इसने मिलाया है? इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से वो पहला क्षेत्र जिसको इसने कंपनी साम्राज्य में मिला लिया, सतारा। ठीक है, एमपी का क्षेत्र है ये सतारा। ठीक है, ये पहला क्षेत्र है जिसको इसने मिला लिया है, सतारा को। तो अब ध्यान रखना है कि कौन कौन ऐसा है जिसको मिलाया है, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले सतारा को मिलाया है। कब? 1848। ठीक है, अब इसके बाद कई सारे मिलाएगा। अब समझिएगा कौन कौन। तो आप अपने हिसाब से उसको आगे पीछे लिख लेना। सतारा के बाद जैतपुर व संभलपुर, 1849। बघाट, 1850। उदयपुर, 1852। झांसी, 1853। नागपुर, 1854। अवध,
1856। करौली 1855 और अवध 1856। को कंपनी साम्राज्य में मिला लिया। इसमें से एक दो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। एक ये सतारा, सतारा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक और आपका ये जो अवध वाला है, अवध, क्योंकि इसके अलग से ऑब्जेक्टिव बन गए हैं। ये दो वेरी इंपॉर्टेंट है। बताएंगे अवध को क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें एक आरोप लगा करके ये कर लेगा, ठीक है। अवध में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन हम लिख देते हैं कि एक्चुअल में वो क्वेश्चन क्या था जिसमें ये किया गया था। कुप्रशासन का आरोप लगाकर कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को मिला लिया गया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बना है, बिल्कुल एकदम सीधे ऐसे ही, कि किस क्षेत्र को या किस राज्य को या किस रियासत को कुप्रशासन का आरोप लगाकर शामिल कर लिया गया था। इसको जब कोई उपाय नहीं मिल रहा था तो उसने कुप्रशासन के आप सही से चला नहीं पा रहे हैं, अवध को मिला लिया। जेम्स आउटरम, वाजिद अली खान। हाँ, वाजिद अली खान ये वो था, वहां का शासक था, वाजिद अली खान, ठीक है। और जेम्स आउटरम जो था वो अंग्रेजों की तरफ से था। मतलब अगर हम इसको पूरा क्लियर करें तो ये कुछ ऐसे है कि अवध में जो ब्रिटिश रेजिडेंट था, अवध में जो ब्रिटिश रेजिडेंट था, ब्रिटिश रेजिडेंट, वो था जेम्स आउटरम, ठीक है। और जो शासक था यहाँ का, वाजिद अली खान, वाजिद अली खान। तो आप समझिए हुआ क्या था कि ये जो जेम्स आउटरम है, ये अवध में रुका हुआ था। अब हर जानकारी इसको मिलती थी दरबार की, क्योंकि दरबार में शामिल भी होता था। तो जेम्स आउटरम ने एक रिपोर्ट भेजी कंपनी को, और कौन है इस समय, डलहौजी है। तो कंपनी को इसने भेजा कि जो अवध है इसका प्रशासन सही नहीं चल रहा है, इसने बहुत गड़बड़ कर रखा है, भ्रष्टाचार हो रहा है और ये संभाल नहीं पा रहा है। इस तरह का एक रिपोर्ट इसने कंपनी को भेजा था। उसको ध्यान में रखते हुए जो कंपनी का डलहौजी है इस समय, उसे कुप्रशासन का आरोप लगाया कि आप चला नहीं पा रहे हैं और बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए हम आपके राज्य को अपने क्षेत्र में मिलाते हैं। और आपको समझ में आया होगा कि इससे पहले ये सहायक संधि वगैरह हो रही थी, तभी तो ब्रिटिश रेजिडेंट रखे गए थे। तो इस तरह से इस पे आरोप लगा करके ये क्या, तो इसका मतलब ये ध्यान रखिएगा कि ये उत्तराधिकारी की वजह से नहीं किया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। जो ऊपर के नाम है आपके सतारा, ये उत्तराधिकारी के अभाव में है। जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, मतलब जो एक्चुअल में बिना वंश के राजा मर गए, मतलब किसी को पैदा किया या बेटे के अलावा। लेकिन जो कुप्रशासन का आरोप है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि जिस पर कुप्रशासन का आरोप लगा करके मिला लिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक और पॉइंट आप रख सकते हैं, शिमला के बारे में शायद जानते होंगे, शिमला, ठीक है। तो ये क्या थे कि अब ये अंग्रेज है, तो अंग्रेज भाई ठंडे मौसम में रहते थे, और यहाँ जब ये आया तो इसको बड़ी दिक्कत होती थी गर्मी में, क्योंकि यहाँ का मौसम ही बिल्कुल अलग था, बिल्कुल परेशान हो जाता था, क्या करें। तो इसने अपनी राजधानी बदल दी, गर्मी में ये शिमला चला जाता था, ये बहुत तेज आदमी,
कहता है कि पूरे गर्मी भर हम शिमला में रहेंगे, बढ़िया ठंडी का मौसम, और जैसे ठंडी होती थी तो वापस यहाँ आ जाता था, इधर बंगाल वगैरह। तो पहले कलकत्ता राजधानी थी, तो गर्मी में बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है। तो गर्मी में ये शिमला जाता था, और फिर जैसे सर्दी, क्योंकि बर्फ पड़ने लगती थी तो वापस चला आता था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इसने अपनी राजधानी बदली थी। डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया। और वहां एक सैन्य मुख्यालय भी बनवाया। तो पहले जो राजधानी थी वो कलकत्ता, तो कलकत्ता तो अभी भी है, कलकत्ता अभी भी था, लेकिन अब गर्मियों के लिए वो शिमला था। तो जैसे गर्मी पड़ती थी वो अपना शिमला निकल जाता था, ठीक है, और ठंडी में वापस आ जाता। और वहां पे एक सैन्य मुख्यालय भी बनवाया। शिमला गए हो घूमने? शिमला नहीं गए हो? शिमला जाना है अगर कहीं घूमना, तो वहां पर बहुत सारी चीजें पुराने समय की आपको दिख जाएंगी, ठीक है। और एक ब्रॉड गेज ट्रेन है जो कालका से शिमला जाएगी, क्योंकि जो ट्रेन है वो सीधा दिल्ली से शिमला के लिए नहीं है, तो आपको पहले कालका उतरना पड़ता है। तो कालका से फिर एक चलती है ब्रॉड गेज, छोटी लाइन वाली ब्रॉड गेज। तो वो उसी समय की है, जो अंग्रेजों के समय से ही कहा जाता है कि वो बनवाई गई, जो आज भी आपके यहाँ उस पर चल रही है मरम्मत वगैरह करके, ठीक है। और सैन्य मुख्यालय, खैर जाओगे देखोगे तो सेना की छावनी आपको दिख जाएगी, बट अब तो काफी चेंज हो चुका है। शिमला बड़ा ही कितना है, आप जाओगे तो मेन मेन एरिया ही घुमाया जाएगा आपको, ठीक है। हाँ, वहाँ एक मंदिर है वो घूमने लायक है, जाखू मंदिर। तो जब जाओगे तो हनुमान जी का है बहुत बड़ा जाखू मंदिर है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये आपके डलहौजी के लिए हैं। हम एक बार फिर से रिपीट कर ले रहे हैं, जरा ध्यान से देखना सब लोग। डलहौजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना ही है। सबसे पहला पॉइंट, डलहौजी कब, अच्छा ये बताइए, ये भारत का गवर्नर जनरल बना है या फिर बंगाल का? इसको क्या बोलेंगे, भारत का गवर्नर जनरल या बंगाल का गवर्नर जनरल? भारत का गवर्नर। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहलाएगा ये, सॉरी, प्रथम कह रहे हैं, वो तो विलियम बेंटिंग है। मतलब इसको हम भारत का गवर्नर जनरल कहेंगे। अच्छा, वास्तविक नाम क्या है इसका? वास्तविक नाम क्या है इसका? तो ये लिखा हुआ है कि वास्तविक नाम इसका है जेम्स एंड्रयूज ब्राउन रैमजे। क्लियर? इसके समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ है, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ है, तो बर्मा को मिला लिया गया है, फिर आगे 1935 के अधिनियम के बाद इसको हटा दिया जाएगा। 1853 में बंबई से थाने के बीच प्रथम रेल चली, ठीक है। और कंपनी चलाने वाली थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी। 1854 में डाकघर अधिनियम आया, जिसमें कि आपका डाक टिकट की शुरुआत कर दी गई। डलहौजी द्वारा पीडब्ल्यूडी की स्थापना की गई, ठीक है, पीडब्ल्यूडी की स्थापना की गई, आपको ध्यान रखना है, जिसके तहत गंगा नहर का निर्माण किया गया। 1854 में शिक्षा सुधार के लिए एक नियम आया जिसको बोला गया वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच में क्या रखा गया कि तीन जो मेन प्रेसिडेंसी है, बंबई, मद्रास और कलकत्ता, वहां पर विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा निदेशक रहेगा,
और एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूल खोले जाएंगे जिसमें अंग्रेजी और भारतीय दोनों भाषाओं में शिक्षा दी जाएगी। राज्य हड़प की नीति लागू करी, जिसके दौरान अगर कोई राजा बिना पुत्र के मर जाता है और उत्तराधिकारी के, तो उसके राज्य को मिला लिया जाएगा और दत्तक पुत्र को भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे चल करके ये चीजें हटा दी जाएंगी, जहां तक ये आगे जब आओगे ना तो ये नियम हटा दिया जाएगा, क्योंकि वो 1857 का विद्रोह हो जाएगा। तो उसके बाद जब इंग्लैंड के अधिकार में आएगा तो वो इस नियम को हटा देंगे, कहेंगे कि नहीं, दत्तक पुत्र भी स्वीकार है, बट अभी नहीं, डलहौजी के समय नहीं। और इसके द्वारा सबसे पहला जो राज्य मिलाया गया है वो है सतारा। ठीक है, 1848। क्रम याद रखिएगा, डेट ये पूछे जा सकते हैं। सतारा तो खैर इंपॉर्टेंट है ही है, और ये डेट भी आ जाती है कि कौन किस समय मिलाया गया। जैतपुर और संबलपुर 1849 में, बघाट 1850, उदयपुर 52, झांसी 53, नागपुर 54, करौली 55, अवध 56। ठीक है, ये सब मिला लिए गए। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि ऑप्शन दे करके कि इसमें से कौन सा है जो मतलब इस नियम के तहत नहीं मिलाया गया, इस तरह से भी ऑप्शन होता है। ठीक है, आगे क्या है इसमें, को प्रशासन का आरोप लगाकर अवध को मिला लिया गया। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि किस क्षेत्र को या राज्य को प्रशासन का आरोप लगाया गया। तो वो जेम्स आउटरम, जो एक ब्रिटिश रेजिडेंट था, अवध में रुका था, और उसने अपनी रिपोर्ट तैयार की कि अवध का शासन सही नहीं चल रहा है, जो वाजिद अली खां है, तो इसको कंपनी अपने अधिकार में ले ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से अवध को मिला लिया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया था। किसको बनाया था? शिमला को बनाया था। ओके, अच्छा, एक पॉइंट और। इसी के समय में 1853 का चार्टर एक्ट आया। इसी के समय में 1853 का चार्टर एक्ट आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसी के समय में 1853 का चार्टर एक्ट आया। कुछ मेन मेन पॉइंट्स आपको हम बता देते हैं, नोट करो। लिखे? ठीक है। बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक अलग लेफ्टिनेंट एक अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। फोर्थ विधि सदस्य को फोर्थ विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। फोर्थ विधि सदस्य को कंपनी के कर्मचारियों कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं आधार बनाया गया।
आधार बनाया गया। प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। ब्रिटिश संसद कभी भी ब्रिटिश संसद कभी भी कंपनी के शासन को समाप्त कर सकती थी। कंपनी के शासन को कभी भी समाप्त कर सकती थी। भारत के लिए भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय 12 सदस्यीय परिषद भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय परिषद जिसको कहा गया विधान परिषद की स्थापना। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व एक सीट शेयर किया आपको गवर्नर जनरल एंड वाइस राय व्हाट्सएप पर। ठीक है, अभी बताते हैं क्या करना है। पहले ये देख लो 1853 का जो चार्टर एक्ट है, ये 1853 के चार्टर एक्ट के तहत, ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या थी कि भारतीय लोग इस समय आवाज उठाने लगे थे। भारतीय कह रहे हैं कि आप हमको कोई अधिकार ही नहीं दे रहे, सारा अंग्रेजी देख रहे हैं, जहां कहीं भी देखो यूरोपीय लोग को ही शामिल किया जा रहा है, कोई भी उच्च पद है तो भारतीयों को दिया ही नहीं जा रहा है। तो इस तरह से कैसे चलेगा? मतलब भारत में रह के आप भारत को शामिल नहीं करेंगे तो दिक्कत की बात है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए 1853 का चार्टर एक्ट बन के वहां से आया और भारतीयों के लिए एक अलग परिषद बनाई गई। 12 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई जो मतलब भारतीयों के लिए काम करेगा या देखेगा, और इसमें केवल यूरोपीय नहीं रहेंगे,
जो संभ्रांत लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, क्षेत्रीय राजा के, वहां के क्षेत्रीय राज्यों के, उनको भी शामिल किया गया। तो यही जो लास्ट पॉइंट है ना, वो जो हमने आपसे कहा, ये वाला, कि भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय परिषद, जिसको विधान परिषद कहा गया। देखो ये चीजें अब शुरू हो गई। जो आज का आप लोग लोकसभा, राज्यसभा, वो तो उधर है, राज्य में आप विधानसभा, विधान परिषद देख रहे हैं। तो ये चीजों का जो एक बेस अगर हम कहें, कि नींव अगर कहें, तो वो यहाँ से पढ़नी शुरू हो गई है। ठीक है। तो विधान परिषद जो है, ये एक बनाया गया, जिसमें 12 सदस्य थे। ये विधान परिषद में 12 सदस्य रखे गए, और इनमें से केवल यूरोपीय नहीं थे, भारत के भी लोग थे। इसीलिए इसको कहा जाता है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। मतलब यहाँ के जो कुछ संभ्रांत लोग, ज्ञानी लोग, बुद्धिजीवी लोग जो थे, उनको शामिल किया गया था इस विधान परिषद में। इससे पहले भारतीयों को उतनी वरीयता नहीं दी जाती थी, सब यूरोप वाले ही शामिल हुआ करते थे। ठीक है ना, एक। दूसरा, ब्रिटिश संसद कभी भी कंपनी के शासन को समाप्त कर सकती थी। अब चीजें गड़बड़ हो रही थी। 20-20 साल का वो इनको दे तो रहे थे अधिकार, लेकिन अब संसद को लगा, ब्रिटिश संसद को, कि अब ज्यादा इनको समय देना सही नहीं है। तो उस समय उन्होंने कंपनी को भंग नहीं किया, लेकिन अपने 1833 के 53 के चार्टर में ये जरूर मेंशन कर दिया कि ब्रिटिश संसद जब चाहेगी तब कंपनी को भंग करके अपने हाथ में ले सकती है। और यही हुआ। 57 के बाद कंपनी से सारे अधिकार ले लिए गए और सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका ये वाला, कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। यही शुरुआत है प्रतियोगी परीक्षा की, जो आज आप दे रहे हो। जेई बनना है ना, तो ओपन कंपटीशन। तो अभी तक क्या होता था कि नाम के आधार पर रिकमेंडेशन चलता था, कि कंपनी का जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल था, वो रिकमेंड कर देता था, इस वाले आदमी को गवर्नर बना दो, इसको ये बना दो, इसको वो बना दो। ये चला करता था। डलहौजी कहता है अब ये नहीं चलेगा। ठीक। अब ओपन कंपटीशन होगा। अगर आपको पद लेना है तो आप एग्जाम दीजिए, सेलेक्ट होइए, और आप आइए। तो इस तरह से ये चीजें शुरू हो गई। ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर पहले पिछले वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि एक जो चौथा मेंबर ऐड किया गया था। गवर्नर जनरल की काउंसिल में 3 सदस्य थे, उस 3 में से एक और ऐड किया गया था। वो चौथा कौन था? लॉ मेंबर था, लेकिन उसको केवल बैठक में भाग ले सकता था, बाकी कोई काम नहीं कर सकता था। बताया था ना वो, जो चौथा मेंबर था। बट अब इसको पूर्ण सदस्य बना दिया गया है। चौथे सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। तो अब ये बैठक में भी भाग ले सकता था और अपने निर्णय को भी बता सकता था। तो ये इसी चार्टर एक्ट से बताया गया। बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त था। देखो, एक तो बना दिया गया था भारत का गवर्नर जनरल। अब भारत का गवर्नर जनरल सब कुछ देखता था पूरे देश का। तो अब क्योंकि बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट था इन लोगों के लिए, तो इन्होंने कहा कि बंगाल के लिए एक अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो बंगाल के लिए इन्होंने एक अलग गवर्नर नियुक्त किया, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऐसा पद एक बना दिया उन्होंने वहां पर। बाकी ये अधीन किसके था? वो भारत के गवर्नर जनरल के। तो इस तरह से इतनी सारी बातें आपके 1853 के चार्टर एक्ट में। इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन अगर आप समझे तो एक ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो विधान परिषद वाला है। ठीक है। ये 12 सदस्यीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस वाले चार्टर एक्ट में ये बात कही गई है। ठीक है। दूसरा, ये प्रतियोगी परीक्षा वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं से किया गया ओपन, वो किसके लिए, किसके समय में किया गया। तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय की बात चल रही है। आई होप कि आज हमने आपके जो बातें की वो समझ में आया होगा। एक हमने बात की लॉर्ड मेटकाफ की, दूसरी हमने बात की लॉर्ड ऑकलैंड की, तीसरी हमने बात की लॉर्ड एलनबरो की, और चौथी हमने बात की लॉर्ड हार्डिंग प्रथम की, और लॉर्ड डलहौजी। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कहें तो लॉर्ड डलहौजी है ना, इनमें से। बाकी एलन बरो का भी याद रखिएगा, सिंध का विलय जो पाकिस्तान वाला एरिया था उसका विलय किया था। ठीक है ना, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, बस आज डलहौजी तक रखेंगे। जो हमने शीट शेयर की है, जरा उसको देखो, क्वेश्चन को देखो जरा, जो हमने शीट शेयर की है। खैर ये तो सब कंप्लीट है, बट क्या क्वेश्चन बना पाओगे जितना अभी पढ़े हो? हाँ, इंडियन को अलाउ किया गया था। इंडियन को अलाउ किया गया था, एग्जाम में इंडियन को अलाउ किया गया था। ठीक है। ओपन कंपटीशन था तो इंडियन भी दे सकते थे।
लेकिन इंडियन कौन देगा पता है? जो बहुत अमीर होगा, क्योंकि जो ट्रेनिंग वगैरह होती तो वो सब इंग्लैंड में होती थी ना, भारत में नहीं होती थी। तो जब पैसा होगा तभी तो जा पाओगे। तो ये ज्यादातर लोग शासक वर्ग के लोग ही हुआ करते थे, जो राजशाही परिवार के होते थे भारत की तरफ से। तो वो लोग ही वो शामिल हो पाते थे। देखिए, चलो जल्दी से आंसर दो जरा तो। वन का सी, वन का ए, वन का बी, वन का बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, बी, हिमतेश बी, सुमित बी। आंसर नहीं देखना है। आंसर इसलिए नहीं दिए हैं कि नकल करके तुरंत आंसर बस बहादुरी बता दो, एबीसी एबीसी करते रहो। ठीक है, चलो इसका करेक्ट आंसर है बी। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये बात गलत है। रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर था। गवर्नर था ना ये। रॉबर्ट क्लाइव क्या था? पहला गवर्नर था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो अगर गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो ये कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। याद आ रहा है? तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था, सॉरी, बंगाल का, बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो एक्चुअल में वॉरेन हेस्टिंग था। और जो रॉबर्ट क्लाइव था वो पहला गवर्नर था। अब आपसे कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, गलत। क्योंकि बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो ये बात गलत है। दूसरा ये कह रहा है कि विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये बात सही है। विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, कब से कब तक? 1833 से 1835 तक। 2 साल ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे। क्लियर है ना सभी को? अच्छा ये बताओ, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बिल्कुल सही है। तो दो तीन तरीके से है ये। जैसे पहले बंगाल का क्या बना? तो जैसे बंगाल का पहले क्या बना था? बंगाल का गवर्नर। तो बंगाल का जो गवर्नर बना, तो बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर। ठीक है, फिर उसके बाद वो कौन बन गया? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, फिर प्रथम गवर्नर जनरल, और फिर इसी तरह से होगा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, और फिर है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ये चार पांच पॉइंट है ना। तो भारत, बंगाल का गवर्नर कौन था? बंगाल का गवर्नर क्लाइव, जो प्रथम था। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन? बेंटिंग। और भारत का प्रथम कौन है? बेंटिंग। तो ये आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, पीछे हम लोग ये सब डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर होगा सेकेंड, केवल दूसरा सही है। केवल दूसरा सही है। ठीक है, तो रिवाइज कर लेना, ये सब भूलना मत। चलिए सेकेंड बताइए। जरा सब लोग साक्षात प्रकट हो।
जरा सभी लोग साक्षात प्रकट हो सामने। हाँ, बहुत सुंदर सुंदर चेहरे हैं भाई। ठीक। चलिए ठीक है, आंसर देते रहिए सब लोग। नाम हम कुछ पढ़ लें, कौन कौन है? राहुल, पिंकी, रिंकी, निधि, पंकज, मनीष, मनोज। मनोज के साथ कौन है? प्रेशिका, V2070। अच्छा। प्रिया सिंह, श्वेता, राहुल, शिवरतन, शिवरतन, राफिया, कृष्णा, ज्ञान प्रभा, हेमा, इरफान, आशा, रविंद्र, अमित, गोविंद। चलो ठीक। अरुण, सूरज, राजरानी, अभिषेक, सुमित, नवीन, मनीषा, रौनक। हाँ जी, क्या आंसर आया सबका? चलो तुम लोग तेज हो गए हो, जब तक तुम लोगों ने ढूंढ लिया आंसर। बी ऑप्शन है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंक। थर्ड वाला कौन आंसर देगा? जरा पढ़ करके थर्ड वाला दे दो। वैसे ये बता दे आपको कि ये एसएससी का नहीं है, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन पीसीएस का। ये आंसर दे नहीं पाओगे, चलो हम बता देते हैं क्या है। सी ऑप्शन दे रहे हैं। आशा सी, महिमा सी, सौरभ डी। थर्ड का डी, थर्ड का सी। चलिए आपको हम पॉइंट वाइज समझा दे रहे हैं, ठीक है? जरा पॉइंट वाइज समझो इसको। देखो, जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की। ये बात सही है। कैसे सही है? अगर आप याद करें, अपने टॉपिक को अगर रिवाइज किए होंगे, तो सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग ने सबसे पहले दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय की स्थापना की थी। याद आया? वॉरेन हेस्टिंग वो पहला व्यक्ति था जिसने दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय की स्थापना की थी, जो आज की डेट में जिला एवं सत्र न्यायालय कहा जाता है, ठीक है? तो ये इसने शुरू कर दिया था। लेकिन जब कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ोगे, तो कॉर्नवालिस में आपने देखा था कि इसने एक सिद्धांत दिया था, पृथक्करण का सिद्धांत, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। और शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के अनुसार इसने राजस्व और न्याय दोनों अलग कर दिए थे। न्यायिक पालिका अलग देखेगी, राजस्व पालिका अलग होगी। और इसके लिए इसने कुछ न्यायालय बनाए। अगर आप क्रम से वो न्यायालय याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक न्यायालय था प्रांत स्तर पर, एक था जिले स्तर पर, एक था आपका रजिस्ट्रार पर, जो दीवानी न्यायालय बनाए थे। तो असल में जो शुरुआत का श्रेय जाता है वो वॉरेन हेस्टिंग को जाता है, लेकिन बड़े लेवल पर उसको अप्लाई करने का जो काम है वो कॉर्नवालिस को जाता है। और इसी के आगे आपने देखा था कि 4 सर्किट कोर्ट इसी ने शुरू कराए थे। किसने? कॉर्नवालिस ने। तो ये बात सही है, बिल्कुल ये बात एकदम सही है कि जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग ने जरूर रखी, लेकिन उस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की, जिसने बड़े लेवल पर उसे लागू किया। दूसरी बात, अगर सेकेंड वाला हम लोग देखें,
तो सेकेंड वाला पॉइंट कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के असैनिक और सैनिक सुधार का श्रेय क्लाइव को जाता है, ये बिल्कुल सही है। रॉबर्ट क्लाइव वो पहला व्यक्ति था जिसने असैनिक सुधार किए और सैनिक सुधार किए। देखो क्या पॉइंट था, आप लोग अपना पढ़िएगा, रिवाइज करोगे सब क्लियर हो जाएगा। अब रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, सब लिखवाया है हमने। असैनिक काम में इसने क्या करवाया था, उपहार लेना बंद कराया था। अपने जो सिविल वाले लोग थे अपने क्षेत्र में, बंगाल में केवल, तो बंगाल वाले क्षेत्र में उसने ये बंद करा दिया था। ठीक है, उपहार वगैरह आप नहीं लोगे। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा पॉइंट था। कंपनी का कर्मचारी निजी व्यापार नहीं करेगा, निजी व्यापार वगैरह या जो भी है। तो ये असैनिक, जो सैनिक नहीं थे उनके लिए था। सैनिकों के लिए क्या किया इसने, दोहरा भत्ता बंद करा दिया। भत्ता बंद, अपना नोट्स देखिएगा, सब लिखा हुआ है। बताया था कि दोहरा भत्ता बंद करने की वजह से एक विद्रोह हो गया था, याद है, श्वेत विद्रोह। कौन सा विद्रोह हुआ था, जैसे ही उसने ये दोहरा भत्ता बंद किया था तो एक विद्रोह हो गया था, श्वेत विद्रोह। अंग्रेज सैनिकों ने कर दिया था इसके खिलाफ, क्योंकि इसने उनके दोहरे भत्ते बंद कर दिए थे और ये कहा था कि जब कोई सैनिक बंगाल से बाहर जाएगा तभी उसको दोहरा भत्ता मिलेगा। तो ये सैनिकों के लिए रिलेटेड था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो क्लाइव है उसको ये श्रेय जाता है। तीसरा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। जी नहीं, ये बात डलहौजी के लिए है। अगर ये बात की जाए, देखो इसका मतलब समझो, ये कहना ये चाह रहा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में एक था वो क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। तो ब्रिटिश साम्राज्य को बड़े लेवल पे फैलाने का श्रेय डलहौजी को है, समझ रहे हो, बड़े लेवल पे, क्योंकि उसने मिला लिया बहुत सारे राज्यों को, कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया था डलहौजी ने। ये काम बेंटिंग ने नहीं किया है। बेंटिंग को श्रेय किसका जाता है वो समझ लो। बेंटिंग को श्रेय जाता है सुधारों का, सामाजिक एवं प्रशासनिक सुधारों का श्रेय जाता है। ठगी प्रथा का अंत किसके समय में हुआ, विलियम बेंटिंग। सती प्रथा पर रोक किस पे लगाई, विलियम बेंटिंग। तो इसको सुधारों का श्रेय जाता है, सामाजिक सुधारों का। संग्रहित का मतलब होता है कि आप आक्रमण करके राज्य को जीत रहे हैं। संग्रहित, साम्राज्य को संग्रहित, बढ़ाना, इसका मतलब है कि आप राज्यों पर आक्रमण करके उसको जीत रहे हैं। ये काम विलियम बेंटिंग नहीं कर रहा है, ये काम डलहौजी कर रहा है। असल में ये काम कौन कर रहा है, ये डलहौजी कर रहा है जो उसको बढ़ाने का काम कर रहा है। तो ये पॉइंट गलत है, विलियम बेंटिंग के लिए नहीं है। चौथा है आपका, लॉर्ड डलहौजी ने धुती का सिद्धांत, धुती के सिद्धांत को ही कहा जाता है व्यपगत का सिद्धांत, जो अभी बताया है। और व्यपगत के सिद्धांत को ही कहा जाता है राज्य हड़प का सिद्धांत, राज्य हड़पने की नीति। ये तीनों नाम एक ही हैं, ध्यान रखिएगा, ये तीनों नाम एक ही हैं। या तो वो कहे धुती का सिद्धांत, या तो वो कहे व्यपगत का सिद्धांत, या वो कहे राज्य हड़पने की नीति। तो क्या लॉर्ड डलहौजी ने ये नियम चलाया था, बिल्कुल ये लॉर्ड डलहौजी नहीं चलाया था। इसका मतलब ये भी सही है। तो अब आपसे पूछा क्या गया था, कौन सा सही नहीं है, तो तीन सही हैं, एक गलत है। कौन सा गलत है, सी वाला ऑप्शन, समझ गए। तो आपका आंसर होगा सी, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, कि ये बात सही नहीं थी, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिंग को सामाजिक एवं प्रशासनिक सुधार के लिए जाना जाता है, ना कि साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। तो साम्राज्य को बढ़ाने के लिए उसे नहीं जाना जाता, ये काम डलहौजी को दिया गया है कि साम्राज्य को बढ़ाने का। ये इस तरीके से है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन आप तभी बना पाओगे जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होगा। इसीलिए पीसीएस वगैरह के क्वेश्चन सीधे रट के नहीं बनाए जा सकते, क्या आप सोचो कि हम उसको रट लें और सीधे बना दें। ठीक है, वो सारे पॉइंट्स आपको देखने होंगे। तो अब यहाँ से जो है आपका वो सी वाला पॉइंट ये हो गया। चलिए एक आध क्वेश्चन बीच में है ऐसे, ताकि कॉन्सेप्ट के लिए आपका, बाकी सब नॉर्मल है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था,
सब लिखा हुआ है कॉपी में, रिवाइज करोगे तो ठीक, नहीं करोगे तो नहीं। बताइए किसके समय में हुआ था? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। अच्छा, ये स्थापना किसने की थी, बता सकते हो? क्योंकि ये हेस्टिंग ने नहीं की थी। विलियम जोन्स। गवर्नर जनरल जो था वो एक्चुअल में था वॉरेन हेस्टिंग, लेकिन जिसने स्थापना की थी वो विलियम जोन्स था, जिसने ये चीज की थी। ठीक है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति क्या है? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति क्या है? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति ही कहलाती है रिंग फेंस की नीति। रिंग फेंस नीति, इसी को कहा जाता है घेरे की नीति। अब आप जल्दी से बताइए कि ये किसके लिए है। अब तो आंसर दे सकते हो। घेरे की नीति या रिंग फेंस की नीति किसके लिए थी? वॉरेन हेस्टिंग। वेरी गुड, वॉरेन हेस्टिंग। तो सही आंसर है आपका वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है। चलिए बाकी आप लोग पढ़ के करिएगा, ठीक है। रिवाइज कर लेना, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसे। तो आपको हम बता दें कहाँ तक आप पढ़ चुके हैं। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ जहां तक आप कर लेंगे। देखो, आ, और आगे तक कर लोगे तुम। जहां तक कर सकते हो 53 तक कर लोगे, क्योंकि हम लोग 53 क्वेश्चन तक जो। ठीक है, एंड कर रहे हैं अब मीटिंग, है ना। मीटिंग एंड कर रहे हैं। नेट का थोड़ा इशू आ गया था बीच में। आवाज आ रही है? वॉइस। तो मीटिंग एंड कर रहे हैं। हम कह रहे थे आपसे कि 53 तक जो क्वेश्चन है वो आप बना लोगे। 53 तक, ये डलहौजी तक का क्वेश्चन है। तो डलहौजी तक का क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं आपको। रिवाइज करके बनाने की कोशिश करना। ये नहीं कि हर क्वेश्चन के बाद कॉपी पलट रहे हो उसमें। पहले उसको रिवाइज कर लो फिर बनाओ। नहीं तो बगल में कॉपी रख लोगे, क्वेश्चन बनाओगे, फिर उसको पढ़ पढ़ के बनाओगे, कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो उसको पहले रिवाइज करके और डलहौजी तक, और फिर 53 तक क्वेश्चन बनाना है आपको। फिर आगे के गवर्नर जनरल हम लोग कल बात करेंगे। चलिए बस आज खत्म करते हैं।